नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, खास तौर पर भारतीय प्लाईवुड निर्माताओं के लिए। जी। विषय है IS 303 प्लाईवुड मानक में जो 2024 में बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, ये जानना सबके लिए बहुत अहम है। हाँ, हमारी ये पूरी बातचीत आधारित है प्लाईवुड मानकों में 2024 के बदलाव दस्तावेज और डॉक्टर आनंद नंदनवार के विश्लेषण पर। तो जो भी निर्माता प्लाईवुड या उससे जुड़े उत्पाद बनाते हैं, उनके लिए ये समझना तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि मानक बदलते रहते हैं, बाजार की जरूरतें, कच्चा माल, ये सब चीजें। सही बात है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में जो बदलाव है, IS 303 में BWP ग्रेड का आना। ये क्या है? हाँ, ये पहला बड़ा बदलाव है। देखिए, IS 303 में अब BWP यानी बॉइलिंग वाटरप्रूफ ग्रेड को शामिल कर लिया गया है। पहले ये नहीं था इसमें? नहीं, पहले IS 303 में सिर्फ MR ग्रेड होता था। तो अगर किसी को मान लीजिए बाथरूम या किचन जैसी नमी वाली जगह के लिए प्लाईवुड चाहिए होती थी, हाँ। तो वो या तो IS 710 लेते थे या फिर 4990 ग्रेड। पर असल में वो ग्रेड्स तो शटरिंग जैसे बहुत ज्यादा मजबूती वाले कामों के लिए हैं। अच्छा, मतलब जरूरत से ज्यादा मजबूत। हाँ, कह सकते हैं। तो अब IS 303 में BWP ग्रेड आने से एक सही मानक के हिसाब से विकल्प मिल गया है इन जगहों के लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ग्राहकों के लिए भी और निर्माताओं के लिए भी। मतलब सही चीज सही जगह पर। बिल्कुल। अच्छा, अब प्लाईवुड की अपनी जो ताकत होती है उसकी बात करें। ये MOR और MOE, इनमें भी कुछ हुआ है? पहले ये बताइए, ये MOR और MOE होता क्या है संक्षेप में? हाँ, देखिए, MOR है मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, मतलब प्लाईवुड टूटने से पहले कितना झुक सकती है, उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है। और MOE है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये उसकी अकड़न या कह लीजिए लचीलापन मापता है। समझ गई। तो इनमें क्या बदला है? इनमें अलोंग द ग्रेन यानी रेशे की दिशा में जो वैल्यू थी ना, हाँ। MOR और MOE की, वो करीब 15% कम कर दी गई है। कम कर दी? क्यों? हाँ, लेकिन उसकी भरपाई के लिए अक्रॉस द ग्रेन यानी रेशे के आर पार वाली दिशा की वैल्यू बढ़ा दी है। अच्छा, बैलेंस किया। जी, इसका मकसद ये है कि जब प्लाईवुड इस्तेमाल हो तो वो जरूरत से ज्यादा लचीली ना लगे फाइनल यूज में। दिलचस्प। मतलब इस्तेमाल के अनुभव पर भी ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। और आजकल जैसे स्वास्थ्य और पर्यावरण की बहुत बात होती है, तो एमिशन यानी उत्सर्जन को लेकर कोई नए नियम, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह के? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब IS 303 में E1 और E2 एमिशन ग्रेड्स भी शामिल कर दिए गए हैं। E1 और E2? जी, और इसमें एक अच्छी बात यह है, मतलब जो माना जा रहा है, कि भारत में बनने वाली लगभग 99% प्लाईवुड आराम से E2 ग्रेड की शर्तें पूरी कर सकती है। अरे वाह, तो ये तो निर्माताओं के लिए काफी राहत की बात है। हाँ, एक तरह से ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा उनके लिए, पर एक मानक तय हो गया है। सही है। अच्छा, एक और चीज, जो प्लाईवुड की ऊपरी सतह होती है, फेस वेनियर, उसमें कभी-कभी वो गांठें या दरारें दिखती हैं, नॉट्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, डिफेक्ट्स। हाँ, डिफेक्ट्स। क्या उसके नियमों में भी कुछ ढील दी गई है? ढील कह सकते हैं या फिर एक नया विकल्प दिया है। पहले क्या था कि A और B टाइप फेस होते थे, जिनमें इन नॉट्स या दरारों की एक सीमा थी। ठीक है। अब एक नया C टाइप फेस भी जोड़ दिया गया है। टाइप C? इसमें क्या खास है? इसकी खासियत यह है कि इसमें दोषों की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं है। ये पूरी तरह से निर्माता और खरीदार के बीच आपसी सहमति पर होगा। ओह अच्छा, मतलब अगर खरीदार को ज्यादा नॉट से दिक्कत नहीं है तो वो C टाइप ले सकता है? बिल्कुल, अगर उनकी सहमति है तो इससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, ये बात तो है। चलिए, अब आते हैं उस बदलाव पर जो शायद सबसे बड़ा है और समझने में थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है। ये ग्रेडिंग का नया F और E वैल्यू वाला तरीका, ये क्या भला है? हाँ, देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले IS 303 में बस एक न्यूनतम क्वालिटी थी जो सबको पास करनी होती थी। हाँ, एक बेस लाइन थी। जी, अब ऐसा नहीं है। अब प्लाईवुड को उसकी असल स्ट्रेंथ के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा, 10 से लेकर 50 तक की रेंज में। 10 से 50 कैसे? यहाँ F का मतलब है MOR और E का मतलब है MOE। तो निर्माता अब अपनी प्लाईवुड की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से ग्रेड चुनेंगे, जैसे F10E10 या F20E30 या F30E30, इस तरह से। मतलब F के आगे MOR की रेंज का नंबर और E के आगे MOE की रेंज का। बिल्कुल सही। जैसे अगर MOR वैल्यू 10 से 20 न्यूटन प्रति वर्ग mm के बीच है तो ग्रेड F10 होगा। वैसे ही MOE के लिए E ग्रेड होगा।
तो सबसे कमजोर F10E10 हुआ जी हाँ, और सबसे मजबूत F50E50 होगा। और सबसे जरूरी बात क्या है इसमें? सबसे जरूरी बात यह है कि अब कोई भी निर्माता अगर अपनी प्लाईवुड पर मान लीजिए F20E30 ग्रेड लिखता है, हाँ, तो उस प्लाईवुड को उस ग्रेड के स्ट्रेंथ टेस्ट में पास होना ही होगा। फेल नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब जो लिखा है वो मिलेगा। बिल्कुल, पूरी पारदर्शिता। और यही एफई ग्रेडिंग वाला सिद्धांत अब IS 710 और IS 490 पर भी लागू कर दिया गया है। वाह, ये तो वाकई बड़ा बदलाव है। इससे तो क्वालिटी को लेकर काफी स्पष्टता आएगी बाजार में। जी हाँ, और शायद निर्माताओं को भी अपनी बेहतर क्वालिटी की सही कीमत मिल सकेगी। सही कहा। और ये हमें याद दिलाता है कि आखिर ये मानक बनते क्यों हैं, इनका मकसद क्या है। देखिए, मानक हमेशा 3 चीजों को ध्यान में रखकर बनते हैं: निर्माता, उपलब्ध तकनीक और उपभोक्ता। तीनों के बीच एक संतुलन बनाना होता है। हाँ, और जो BIS मार्किंग होती है वो आम उपभोक्ता को एक भरोसा देती है, जिसे शायद तकनीकी जानकारी ना भी हो वो भी समझ सके कि हाँ, ये उत्पाद कुछ न्यूनतम गुणवत्ता शर्तों को पूरा करता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज की बातचीत के मुख्य बिंदु क्या रहे? पहला, IS 303 में BWP ग्रेड आ गया है नमी वाली जगहों के लिए। हाँ दूसरा, MORPOE वैल्यू में समायोजन हुआ है ताकि लचीलापन कम लगे। जी, तीसरा, E2 उत्सर्जन ग्रेड आया है जो ज्यादातर निर्माता आसानी से पूरा कर सकते हैं। हाँ चौथा फेज विनियम में टाइप C जुड़ा है, जिसमें दोषों की संख्या आपसी सहमति पर निर्भर करेगी। बिल्कुल। और पांचवा और शायद सबसे अहम, F और E वैल्यू पर आधारित नई स्ट्रेंथ ग्रेडिंग प्रणाली। जी हाँ, F10E10 से लेके F50E50 तक। तो अब निर्माताओं को अपनी प्लाईवुड पर मार्किंग करते समय स्पेसिफिकेशन, ग्रेड यानी MR या BWP और साथ में ये FE वैल्यू भी लिखनी होगी, जैसे F20E30। जी, ये अब जरूरी होगा। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि मानक कभी स्थिर नहीं होते। हाँ, ये तो है। समय और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। जी। जैसे अभी सुनने में आया है कि IWST बेंगलोर में ब्लॉक बोर्ड पर और लकड़ी को सुरक्षित रखने वाले केमिकल्स पर भी कुछ काम चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो हो सकता है भविष्य में उनसे जुड़े मानकों में भी कुछ बदलाव देखने को मिले। बिल्कुल, विकास तो चलता ही रहता है। और चलिए जाते जाते अपने सभी सुनने वालों, खासकर निर्माताओं और उद्योग से जुड़े लोगों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो नई FE ग्रेडिंग प्रणाली आई है, जहां हर कोई अपनी प्लाईवुड की ताकत का सटीक दावा कर सकता है, ये भारतीय प्लाईवुड बाजार में कंपटीशन को और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को यानी उत्पादों में विविधता लाने को किस तरह से प्रभावित कर सकती है? सोचिएगा जरूर इस पर।